फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन हिंदी का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए जो प्री का एग्जाम होने वाला है उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीट हिंदी मॉडल पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में होती है। और ये जो क्वेश्चन अपन लेके आए हैं ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मैंने भवानी से अपने साथ चलने के लिए कहा, किस प्रकार का वाक्य है? बिल्कुल सिंपल वाक्य है और यानी इच्छार्थक वाक्य नहीं है। ये इच्छार्थक वाक्य नहीं है, तो ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। इच्छार्थक वाक्य वो होता है जिसमें हम किसी की कामना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर सभी का भला करे, और अपन किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं कि भगवान सभी का भला करे, ईश्वर सभी को अच्छा परिणाम दे, तो वो होते हैं इच्छार्थक वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होता है? यानी एक वाक्य स्वतंत्र, फिर दूसरा जो वाक्य होता है वो भी स्वतंत्र होता है और बीच में यानी संयोजक चिन्ह लगा हुआ होता है, और, किंतु, परंतु, बल्कि, अथवा, इस प्रकार आपको यदि देखने को मिले तो वो संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य यानी पहला जो वाक्य जहां समाप्त होता है, अगला वाक्य जब तक नहीं बोलेंगे तो पहले वाले वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल के आएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले फिर क्या हुआ, अगला वाक्य बोलूंगा कि रोगी है वो मर चुका था, तब इस पूरे वाक्य का सारांश समझ में आएगा। यानी अगला वाक्य पहला वाला वाक्य अगले वाक्य पर निर्भर करता है, वहां मिश्र वाक्य होता है। वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो, और जो सिंपल वाक्य है वो यानी कि बिल्कुल देखते ही नजर आ जाएगा। मैंने भवानी से अपने साथ चलने के लिए कहा, बिल्कुल साधारण वाक्य है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप हमें पूछा है। करपट संस्कृत शब्द है और इसका यानी तत्सम शब्द है, तो हमें तद्भव रूप बताना है। कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा। करपट का तद्भव होता है कपड़ा। कारपेट विदेशी शब्द है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मृगपति। मृगपति शब्द किसका पर्यायवाची है? असुर का नहीं है। दानव, दैत्य, राक्षस ये होते हैं। मछली का नहीं है। मत्स्य, मीन, इसका भी नहीं है। हाथी का भी नहीं है। कुंज, मतंग, ये हाथी के होते हैं। तो मृगपति होता है शेर यानी सिंह है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इतिहास से रिलेटेड पूछ लिया गया। हिंदी में भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अचल दास खिचड़ी वचनिका किनरी रचना है, यानी किसकी रचना है? तो ये शिवदास गार्डन की रचना है। बिल्कुल सरल है, आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, सुशिक्षित और स्वच्छ शब्दों में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? देखो, सुशिक्षित, तो सु उपसर्ग है और शिक्षित इसमें मूल शब्द है। शिक्षित इसमें मूल शब्द है। इत इसमें इत भी पढ़ते हैं। शिक्ष इसमें मूल शब्द है, शिक्ष धातु जिसे बोलते हो आप। और यहां देखो स्वच्छ, तो सु उपसर्ग, सुशिक्षित में तो सु उपसर्ग है। स्वच्छ में देखो सु प्लस एच हो जाएगा, यण संधि है, सु प्लस एच हो जाएगा। तो ये यण संधि का उदाहरण भी है और इसमें भी सु उपसर्ग है। तो सु प्लस सौ इसमें नहीं है, दोनों में हमें बताना है। तो इसमें केवल सौ भी नहीं है, केवल सु उपसर्ग है इसमें। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गद्यांश है, पहले गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और फिर इनके उत्तर देने हैं 36 से लेकर 40 तक। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। लेकिन उसे डर भी लग रहा था। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र
उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी। गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम अपनी जान की कोई परवाह नहीं? क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रुकवाई? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ड्राइवर ने बालक से कहा, वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। बालक की इस कोशिश ने लाखों यात्रियों की जान बचा दी और उसने अपने अंदर के डर को भी परास्त कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था। वाक्य किस काल का उदाहरण है? आसन भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल का, हेतु हेतु मद भूत तो इसमें नहीं है, क्योंकि हेतु हेतु मद का तो आपको उदाहरण जैसे मैं बताऊं कि मैं यदि आगरा जाता तो ताजमहल देख के आता, यानी हेतु हेतु मद तो वो होता है जहां यानी कि हम ऐसा करते, मैं पढ़ता तो पास हो जाता, तो वो तो हेतु हेतु मद भूत होता है, तो ये तो नहीं है। बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, यानी कि ये आसन भूत भी नहीं है। यदि यहाँ है होता तो आसन भूत होता है, अपूर्ण भूत भी नहीं है, तो ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उसने अपने अंदर के डर को भी परास्त कर दिया। रेखांकित शब्द का अर्थ है, परास्त का अर्थ हमें पूछा गया है पराजय, परतंत्र, पराजित, विजयी। तो परास्त का अर्थ होता है पराजित करना। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, वाह तुम तो बहुत बहादुर हो। वाक्य में विशेषण शब्द हमें बताना है कि कौन सा इसमें विशेषण शब्द है। तो देखो, वाह है विशेषण नहीं है, तुम सर्वनाम है, बहुत भी विशेषण है यहाँ, और बहादुर हो यानी कि बालक के लिए बहादुर शब्द प्रयोग किया गया है कि बालक है वो बहादुर है। लेकिन यहाँ जो बहुत है ये पर विशेषण का कार्य कर रहा है, यानी पर विशेषण वो होता है जब विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, वह लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये अच्छा है ये तो हो गया विशेषण, लेकिन यानी कि अच्छा विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। बहुत, बहुत भी विशेषण है, लेकिन विशेषण जो अच्छा है इसकी विशेषता बता रहा है, वो पर विशेषण होता है। तो यहाँ बहुत है ये पर विशेषण का कार्य कर रहा है, तो यहाँ बहादुर लड़के के लिए प्रयुक्त हुआ है विशेषण के रूप में। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक की इस कोशिश ने लाखों यात्रियों की जान बचा दी। रेखांकित शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने पर कौन सा शब्द बनेगा? बालक का क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन क्या है? बालक ने घड़ी देखी। वाक्य में घड़ी किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि घड़ी का विशेष तौर पे नाम नहीं दिया। घड़ी बहुत होती हैं। व्यक्तिवाचक की पहचान आपको ट्रिक बता दूं, जो दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक है। जैसे गंगा दुनिया में एक है, व्यक्तिवाचक है। हिमालय दुनिया में एक है, व्यक्तिवाचक है। सूर्य दुनिया में एक है, व्यक्तिवाचक है। जो दुनिया में एक है, जैसे मान लो अब घड़ी, घड़ी तो बहुत है दुनिया में, तो व्यक्तिवाचक नहीं है। जैसे मान लो जयपुर होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि दुनिया में जयपुर एक ही है। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घड़ी बहुत है दुनिया में, तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, आगे फिर हमें गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर देने हैं। गद्यांश क्या है? भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेल का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विशेष
चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर अपन नजर दौड़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, नीतियां शब्द का एक वचन हमें बताना है। नीतियां बहुवचन है तो एक वचन क्या होगा? नीति, नीति, नीतियाएं, नीतिये। तो नीति ती छोटी ही रहेगी, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण कैसे लिखा जाएगा? महत्वपूर्ण, पू बढ़ाएगा तब ये सही होता, तो ये तो गलत है। दूसरा देखो, प्रतिभागी, प्रतिभागी कैसे लिखा जाएगा? प्रति, ती छोटी आएगी, प्रतिभागी, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या दे रखा है? उपलब्धियां नहीं लिखा गया, उवलदियां लिखा गया है, तो ये गलत है। यहाँ पे होता वह की जगह तो सही हो जाता। विडम्बना बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन फोर्थ अपना राइट हो जाएगा। हमें शुद्ध पूछा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, निर्धन राष्ट्र के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। प्रस्तुत वाक्य में किस पद में त्रुटि है, यानी गलती किस पद में है? निर्धन बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन वाक्य को पढ़ो। निर्धन राष्ट्र के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। और है पर देखो, है पर आप देखोगे तो इस पर यानी कि बिल्कुल टिमकी लगा रखी है, बिल्कुल यहाँ आप देखोगे तो बिंदी लगा रखी है, तो ये बहुवचन है। यदि सिंगल होता तो ये एक वचन होता है, लेकिन यहाँ बहुवचन है, तो निर्धन राष्ट्र नहीं होता, निर्धन राष्ट्रो होता है, निर्धन राष्ट्रो, तब ये सही वाक्य बन जाता। निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। तो ये जो राष्ट्र शब्द है ये त्रुटिपूर्ण है, इसको राष्ट्रो लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ये जो चिन्ह होता है ये हंस पद का होता है, यानी कोई भी नाम यदि अपन बीच में भूल जाते हैं, जैसे मैं उदाहरण दूं, आज मैं घूमने गया, अब मैंने यहां लगा दिया बीच में, तो यहां मैं लिख रहा हूं अजमेर, और इसे बोलते हैं त्रुटिपूर्ण भी बोल दो या हंस पद भी बोल दो, उसका चिन्ह है ये जो चिन्ह है माइनस वाला, ये योजक चिन्ह होता है, इसको तो आप जानते हैं। और ये जो चिन्ह दे रखा है जिसको आप अंग्रेजी में कोमा बोलते हो, इसको हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, और हमें अल्प विराम पूछा गया है, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। और ये जो चिन्ह होता है ऊपर बिंदिया और नीचे अल्प विराम वाला, ये अर्ध विराम होता है। ये कौन सा चिन्ह होता है? अर्ध विराम वाला चिन्ह होता है, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अल्प विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से टीका पद का अनेकार्थक शब्द नहीं है। टीका टिप्पणी दे रखा है, आलोचना, अभिषेक, उपाय। यहाँ देखो टीका सिर का आभूषण भी होता है, टीका टिप्पणी भी होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीका लगन भी होता है और तिलक भी होता है, और यानी कि टीका का ही अर्थ आलोचना होता है, लेकिन अनेकार्थी शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन हमें क्या पूछा गया है, सॉरी, हमें पूछा गया है कि इसका अर्थ नहीं है, अनेकार्थी अर्थ नहीं है। हमें क्या पूछा गया है, फिर से देखो इसको,
निम्नलिखित में से टीका पद का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये नहीं को भाई ध्यान में रखना। टीका का अर्थ टिप्पणी भी होता है, टीका का अर्थ आलोचना भी होता है, टीका का अर्थ तिलक भी होता है, टीका सिर का आभूषण भी होता है, और टीका का अर्थ अभिषेक भी होता है, लेकिन उपाय नहीं होता। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिक्रिया में शिक्षा को त्रिस्तरीय प्रक्रिया मानने वाले शिक्षाविद हैं, कौन हैं? जॉन एडम्स, जॉन डीवी, कुर्ट लेविन, स्किनर। तो स्किनर और लेविन तो नहीं है। जॉन एडम्स द्विस्तरीय मानते हैं, तो ये भी नहीं है। और त्रिस्तरीय किसने माना है? जॉन डीवी ने माना है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। नहीं को भाई ध्यान में रखोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ये नहीं को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। शिक्षण अंतः क्रिया युक्त प्रक्रिया है, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षण एक ज्ञानात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सत्य है। शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यों की पूर्ति नहीं है, उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो यही कथन अपना गलत है। और ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट, बलूम टेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? ईजे सिम्पसन के उद्देश्यों को, हार्ट के उद्देश्यों के वर्गीकरण को, बलूम के सिद्धांतों को, बलूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को। बलूम टेक्सोनोमी, बलूम टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है? बलूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था, ये हमें बताना है। ब्रूस ने, एलन ने, एचिसन ने, उपयुक्त सभी ने। तो यानी कि वैसे सभी ने ही किया था, तो ऑप्शन फोर्थ अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि ब्रूस ने, एलन ने और एचिसन तीनों ने ही किया था। और इन तीनों ने संयुक्त रूप से सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास किया था वो किया था 1961 में। और 1963 में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई थी सूक्ष्म शिक्षण की। तो ब्रूस ने, एलन ने और एचिसन ने तीनों के सहयोग ने यानी कि सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था। तो उपयुक्त सभी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सूक्ष्म शिक्षण के लिए कुल कितने मिनट का समय निर्धारित किया है? 24 मिनट का, 28 मिनट का, 45 मिनट का, 35 मिनट का। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 45 मिनट, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सूक्ष्म शिक्षण के लिए कुल कितने मिनट का समय निर्धारित किया है? 45 का। और DAV जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, DAV, उसने 35 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण निर्धारित किया है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 45 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण का समय निर्धारित किया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? अनुभूत से युक्त की ओर, अनुकरण का, विभेदीकरण का, चयन का, और पांचवा ऑप्शन दे रखा है अनुत्रित। तो अनुभूत से युक्त की ओर ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है, रचना अनुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। और उपयुक्त दोनों विकल्प हैं वो अपना राइट हो जाएगा। आप ज़्यादातर इसको भंडारकर विधि आगे पढ़ते ही नहीं है, तो भाई ये गलती मत करना, आगे वाला भी पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो पहले। भंडारकर विधि और रचना अनुवाद विधि भी इसी का ही नाम है, व्याकरण अनुवाद विधि का। तो उपयुक्त दोनों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, पद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है, पद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है अर्थबोध विधि, शब्दार्थ कथन विधि, समवाय विधि, सूत्र विधि। तो पद्य शिक्षण की जो प्रमुख विधि है वो हो जाएगी शब्दार्थ कथन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट,
पद्य शिक्षण की अन्य विधियां भी हैं, जैसे गीत विधि है, शब्दार्थ कथन विधि है, व्याख्या विधि, तुलना विधि और अर्थबोध विधि। ये सब पद्य शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी उपागम में कौन सा पद शामिल नहीं है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में कितने बिंब माने जाते हैं? 2, 4, 6, 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 बिंब। भाषा शिक्षण में 4 बिंब माने जाते हैं। भाषा शिक्षण में कितने बिंब माने जाते हैं? 4 बिंब माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है दृश्य बिंब। कौन सा? दृश्य बिंब। दूसरा होता है श्रुति बिंब, यानी सुन करके आभास करना, तो श्रुति बिंब होता है। तीसरा होता है विचार बिंब, और चौथा जो बिंब होता है वो होता है भाव बिंब। तो भाषा में 4 बिंब होते हैं, दृश्य बिंब, विचार बिंब, श्रुति बिंब और भाव बिंब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संभाषण कौशल के विकास में सहायक है। कहानी सुनना भी सहायक यानी कि शामिल है। संभाषण कौशल के विकास में सहायक है कहानी सुनना, संवाद पाठ, वाद विवाद। उपयुक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि संभाषण कौशल के विकास में सहायक है। नेक्स्ट, किसी कक्षा के बच्चों को सर्वाधिक अधिगम के लिए एक कुशल अध्यापक को कौन सा साधन काम में लेना चाहिए? ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है भूमिका निर्वाह में सहभागिता, प्रतिरूप का प्रयोग, टेप रिकॉर्डर का उपयोग, ग्रामोफोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिका निर्वाह में सहभागिता। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां मानी जाती है। पाठ को लक्ष्य मानना, भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग, विकल्प ए और बी दोनों शिक्षण विधियों का प्रयोग। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां मानी जाती हैं पाठ को लक्ष्य मानना और भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग। तो ए बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता बिल्कुल सत्य है, वेदता भी होती है, मानकता भी होती है, लेकिन अपव्यय नहीं होता। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, सहज संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? सहज शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।